नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, मैं हमेशा की तरह फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय लेकर के। तो मित्रों, स्कूल व्याख्याता भर्ती का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता ये जो टॉपिक दे रखा है, इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय। इससे पहले हमने वीडी सावरकर, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक का जीवन परिचय पढ़ लिया है। तो मित्रों, शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। और मित्रों, आपको बता दें कि इनमें से आपके एक या दो प्रश्न जरूर आने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर अगर ये वीडियो देखते हैं तो इन्हें पूरा जरूर देखिएगा। तो मित्रों, शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में। मित्रों, नेताजी की जन उपाधि से विभूषित सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि चावल अनुसंधान शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। सुभाष चंद्र बोस के माता पिता का नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस के माता पिता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा पिता जानकीनाथ बोस एवं माता प्रभावती बोस है। अगला प्रश्न, नेताजी ने बीए की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? कि नेताजी ने बीए की जो डिग्री है वह किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? तो इसका सही उत्तर होगा कोलकाता विश्वविद्यालय से 1919 में। और मित्रों, अगर इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो कटक के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। और मित्रों, यहाँ पर उन्हें भारतीय छात्रों के साथ भेदभाव को सह शैक्षणिक गतिविधियों एवं छात्रवृत्तियों के संबंध में अनुभव किया था। कि जो कटक की जो इंग्लिश मीडियम स्कूल थी, यहाँ पर जो अंग्रेजों के बच्चे और जो भारतीयों के बच्चे उस स्कूल में पढ़ते थे, तो भारतीय बच्चों के साथ यहाँ पर छात्रवृत्ति और जो शैक्षिक गतिविधियाँ थी उनमें भेदभाव किया जाता था। तो सबसे पहले नेताजी ने यह कटक की जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है यहीं पर अनुभव किया। अगला प्रश्न, नेताजी ने भारतीय नागरिक सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा कब उत्तीर्ण की? नेताजी ने भारतीय नागरिक सेवा की परीक्षा कब उत्तीर्ण की? तो इसका सही उत्तर होगा 1920 में। और मित्रों, याद रखिएगा कि इस परीक्षा में यानी इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में नेताजी ने ऑल इंडिया में चौथा स्थान प्राप्त किया था। और मित्रों, याद रखिएगा कि नेताजी ने मई 1921 में आईसीएस की जो परीक्षा थी उसमें इनका चयन हो गया, लेकिन मई 1921 में इन्होंने यहाँ से त्याग पत्र दे दिया था। अगला प्रश्न, नेताजी के व्यक्तित्व पर किन किन आदर्शों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? मित्रों, याद रखिएगा कि जो सुभाष चंद्र बोस ने 24 वर्ष की आयु में ही सांसारिक सुख सुविधा से संपन्न यानी जो आईसीएस की जो उच्च पद था उसको ठुकरा करके ध्येयनिष्ठ जीवन व्यतीत करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। और उनके व्यक्तित्व में यानी उनके व्यक्तित्व पर विभिन्न आदर्शों का इतना प्रभाव पड़ा कि वह जो अच्छी खासी नौकरी थी उसको उन्होंने छोड़ दिया। तो इनके व्यक्तित्व पर किन किन का प्रभाव पड़ा? तो सबसे पहले इनके जीवन पर या इनके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा रामकृष्ण परमहंस की आध्यात्मिकता का। इसके बाद विवेकानंद का जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था उसका। इसके बाद अगर बात करें तो अरविंद घोष का जो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद है इसका भी नेताजी के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। और मित्रों, इसके बाद चित्तरंजन दास के राजनीतिक आदर्श का भी इनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। और मित्रों, अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। गांधी जी के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे प्रमुख व्यक्ति ने निसंदेह है मित्रों, ये निसंदेह नहीं निसंदेह है सुभाष चंद्र बोस ही थे।
नेताजी के विषय में यह कथन किसका है? कि नेताजी के संबंध में ऐसा किसने कहा कि गांधी जी के बाद भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सबसे प्रमुख व्यक्ति निसंदेह सुभाष चंद्र बोस ही थे। तो नेताजी के संबंध में यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आर.सी. मजूमदार का। अगला प्रश्न, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार नेताजी ने कब किया? यानी प्रिंस ऑफ वेल्स की जो भारत यात्रा थी उसका नेताजी ने बहिष्कार कब किया? तो इसका सही उत्तर होगा नवंबर 1921 में। तो यह प्रश्न ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा कब थी या कब की? तो नवंबर 1921 में। और मित्रों याद रखिएगा कि कोलकाता के युवकों के साथ मिलकर के नेताजी ने जो प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा थी उसका विरोध किया था। लेकिन इससे पहले मित्रों आपको बता दें कि सुभाष ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महान आंदोलनकारी, एक महान क्रांतिकारी नेता, राजनीतिक यथार्थवादी और प्रभावशाली वक्ता के साथ साथ एक कुशल संगठनकर्ता और आज़ाद हिंद फौज के महानायक के रूप में भी अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा चित्तरंजन दास। मित्रों याद रखिएगा कि बंगाल सरकार ने आंदोलन का दमन करने के लिए, यानी जो प्रिंस ऑफ वेल्स की जो भारत यात्रा थी इसका बहिष्कार करने के लिए नेताजी ने एक आंदोलन किया और बंगाल सरकार ने इस आंदोलन का दमन करने हेतु चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस को 10 दिसंबर 1921 को बंदी बना लिया था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की कि बंगाल सरकार ने चित्तरंजन दास व सुभाष चंद्र बोस को बंदी कब बनाया? तो इसका सही उत्तर होगा 10 दिसंबर 1921 को। लेकिन अगर कारण की बात करें कि चित्तरंजन दास और नेताजी को बंगाल सरकार ने बंदी क्यों बनाया, तो इसका सही उत्तर होगा इन्हें प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार किया था, इस वजह से बंगाल सरकार ने इन्हें बंदी बना लिया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आंदोलन के कालखंड में सुभाष बोस को ब्रिटिश सरकार ने कितनी बार गिरफ्तार किया? यानी राष्ट्रीय आंदोलन के कालखंड में सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश सरकार ने कितनी बार गिरफ्तार किया? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा 11 बार। और 11 बार जब इनको गिरफ्तार किया गया तो जिसमें लगभग ये 8 वर्षों तक विभिन्न जेलों में रखा गया था। अगला प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मांडले जेल में नजरबंद कब किया गया? यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मांडले जेल में नजरबंद कब किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1925 से लेकर के 1927 तक। और मित्रों याद रखिएगा कि इससे पहले हमारे देश के महान क्रांतिकारी और उग्रवादी यानी गर्म दल के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक भी मांडले जेल में बंद रहे थे। उन्हें 6 वर्ष की वहाँ पर सजा दी गई थी और वहीं पर रहकर के उन्होंने गीता भाष्य की रचना की थी। तो मित्रों आप सभी से एक प्रश्न कि बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल में कब से कब तक बंद रहे? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, देश बंधु चित्तरंजन दास द्वारा स्थापित स्वराज दल से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित होता था? कि देश बंधु चित्तरंजन दास द्वारा एक दल की स्थापना की गई जिसका नाम था स्वराज दल। तो स्वराज दल से एक समाचार पत्र भी प्रकाशित होता था। तो उस समाचार पत्र का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा फॉरवर्ड। और मित्रों याद रखिएगा कि यह एक दैनिक समाचार पत्र था। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस को किस नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा कोलकाता नगर निगम का। और मित्रों याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस को सन 1930 में नगर निगम कोलकाता का महापौर भी निर्वाचित किया गया था।
अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, लेकिन मित्रों इससे पहले याद रखिएगा कि बोस को यानी सुभाष चंद्र बोस की जो कार्य प्रणाली थी इसके प्रशासन के भारतीयकरण की थी, यानी नेताजी की जो कार्य प्रणाली थी वह भारतीयकरण की थी और परिणाम स्वरूप उन्हें अक्टूबर 1923 में भी गिरफ्तार कर लिया गया था। और मित्रों नेताजी का एकमात्र लक्ष्य था सुभाष चंद्र बोस के जीवन का, यानी सबसे प्रमुख अगर लक्ष्य की बात करें तो भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। अगला प्रश्न, नेताजी ने औपनिवेशिक स्वायत्तता के प्रस्ताव का घोर विरोध करते हुए पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब रखा? यानी नेताजी ने जो औपनिवेशिक स्वायत्तता थी इस प्रस्ताव का उन्होंने घोर विरोध किया और मित्रों उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग भी की। तो ये पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब की? तो इसका सही उत्तर होगा 1928 में। अगला प्रश्न, नेताजी की पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल कब प्रकाशित हुई? यानी नेताजी की पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल कब प्रकाशित हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 1934 में। और मित्रों यह पुस्तक 1920 से लेकर के 1934 तक इसका लेखन कार्य चला था। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने? यानी नेताजी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने? तो इसका सही उत्तर होगा 2 बार। मित्रों याद रखिएगा प्रथम बार जब ये अध्यक्ष बने थे 1938 का, यानी 1938 में कांग्रेस का जो राष्ट्र हरिपुरा अधिवेशन हुआ उसमें ये अध्यक्ष बने और हरिपुरा गुजरात में पड़ता है। और दूसरी बार ये अध्यक्ष बने थे 1939 में जो कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ और त्रिपुरी मध्य प्रदेश में पड़ता है। लेकिन मित्रों याद रखिएगा कि यहाँ पर दूसरी बार जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ इसमें महात्मा गांधी ने इनका विरोध किया था और इसी के चलते यानी दूसरी बार अध्यक्ष बनने पर महात्मा गांधी से मतभेद हो जाता है और फिर ये अपने यहाँ से त्याग पत्र दे देते हैं। अगला प्रश्न, नेताजी ने अप्रैल 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र क्यों दिया? यानी सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र क्यों दिया? तो इसका सही उत्तर होगा गांधी जी से मतभेद हो जाने के कारण। और मित्रों याद रखिएगा कि जब नेताजी ने जो त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की और इस पद से उन्होंने त्याग पत्र दिया, तो इस संबंध में रविंद्रनाथ टैगोर ने इस स्थिति पर संतोष प्रकट करते हुए सुभाष बाबू को यानी नेताजी को देश नायक कहा था। तो मित्रों ये वाली बात भी आप याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? यानी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? तो इसका सही उत्तर होगा मई 1939 में। अगला प्रश्न, जुलाई 1940 में ब्रिटिश सरकार ने नेताजी को गिरफ्तार क्यों किया? जुलाई 1940 में ब्रिटिश सरकार ने नेताजी को गिरफ्तार क्यों किया? तो इसका सही उत्तर होगा होलवेल स्टैच्यू हटाने के आंदोलन के कारण। यानी 1940 में नेताजी ने जो होलवेल स्टैच्यू लगा हुआ था उसको हटाने के लिए इन्होंने आंदोलन किया था और इसी के चलते जुलाई 1940 में ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। और मित्रों 26 नवंबर 1940 को बोस ने बंगाल के गवर्नर एवं मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए फिर पत्र भी लिखा था। इसकी चर्चा हम अगले प्रश्न में करने वाले हैं। यानी नेताजी ने 26 नवंबर 1940 को बंगाल के गवर्नर को संबोधित करते हुए पत्र क्यों लिखा? यानी स्टैच्यू ऑफ होलवेल स्टैच्यू को हटाने के लिए इन्होंने विरोध किया और तब इन्हें 1940 में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्होंने बंगाल के गवर्नर को पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने क्या लिखा? तो इसका सही उत्तर होगा मुझे मुक्त कर दीजिए अन्यथा मैं जीवित रहने से इनकार कर दूंगा। और फिर यह कहते हुए उन्होंने आमरण अनशन पर बैठ गए। और मित्रों इस पत्र का बंगाल सरकार पर प्रभाव पड़ा। यानी आमरण अनशन की सूचना का
बंगाल सरकार पर प्रभाव पड़ा और सरकार ने बोस को 5 दिसंबर 1940 को जेल से मुक्त करके घर में ही नज़रबंद कर दिया। यानी नेताजी को जेल से रिहा तो कर दिया गया, लेकिन उन्हें आदेश दिया गया कि ये अपने घर में ही बंद रहेंगे। अगला प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 17 जनवरी 1941 को किसका वेश बदलकर जर्मनी पहुंच गए? मित्रों, ये प्रश्न स्कूल व्याख्याता भर्ती में पूछा हुआ है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस 17 जनवरी 1941 को किसका वेश बदल करके जर्मनी पहुंच गए थे? तब ऑप्शन में आया था पठान का वेश, मुस्लिम पठान का वेश बदलकर। लेकिन अगर अगली बार अब की बार आपसे नाम भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा जियाउद्दीन खान नाम के पठान का वेश बदलकर। अगला प्रश्न, जर्मनी पहुंचने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपना नाम क्या रखा? जर्मनी पहुंचने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपना नाम क्या रखा? तो इसका सही उत्तर होगा ओरलैंडो मेसोटो। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। नेताजी ने कब बर्लिन रेडियो से भारतीयों के लिए संदेश प्रसारित किया और भाषण का अंत क्रांति अमर रहे के जयघोष से किया? नेताजी ने कब बर्लिन रेडियो से भारतीयों के लिए एक संदेश प्रसारित किया था और भाषण का अंत में उन्होंने एक शब्द कहे, यानी एक नारा दिया, क्रांति अमर रहे? तो ये कब किया? तो इसका सही उत्तर होगा 13 मार्च 1942 को। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व व इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष पद कब संभाला? यानी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व व इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष का पद कब संभाला? तो इसका सही उत्तर होगा 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में। यानी एक ही दिन इन्होंने दो कार्य किए थे। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा 15 दिसंबर 1941 को कैप्टन मोहन सिंह ने। यानी मित्रों, आज़ाद हिंद फौज का गठन 15 दिसंबर 1941 को कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। और ये कहाँ किया? तो मलाया में। मित्रों, ये मलायब हो गया है, तो इसको आप मलाया पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना नेताजी ने कहाँ की? यानी आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना नेताजी ने कहाँ पर की? तो इसका सही उत्तर होगा 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में झांसी की रानी रेजिडेंट की स्थापना कब की? यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में एक रेजिडेंट की स्थापना की थी और उसका नाम था झांसी की रानी रेजिडेंट। तो मित्रों, झांसी की रानी रेजिडेंट की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 22 अक्टूबर 1943 को। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद सरकार को सबसे पहले मान्यता किसने प्रदान की? कि आज़ाद हिंद सरकार को सबसे पहले मान्यता किसने प्रदान की? तो इसका सही उत्तर होगा जापान ने 23 अक्टूबर 1943 को। और मित्रों, इसके बाद में यानी जापान सबसे पहले आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता जापान सरकार ने दी और इसके बाद में 24 अक्टूबर को ब्रह्मा ने मान्यता दी और 27 अक्टूबर को क्रोएशिया ने, इसके बाद 29 अक्टूबर को जर्मनी ने आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दी और 1 नवंबर 1943 को नॉन-की ने इसको मान्यता दी और मित्रों इसके बाद इटली ने 9 नवंबर को इसको मान्यता प्रदान की। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद सरकार ने ब्रिटेन और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की? आज़ाद हिंद सरकार ने ब्रिटेन और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की? तो इसका सही उत्तर होगा 22 अक्टूबर 1943 की रात्रि को। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की भूमिका कब समाप्त हो गई? आज़ाद हिंद फौज की भूमिका कब समाप्त हो गई? तो इसका सही उत्तर होगा 14 अगस्त 1944 को जापान के आत्मसमर्पण के बाद में। मित्रों याद रखिएगा कि अमेरिका ने जब जापान पर
6 अगस्त और 9 अगस्त को जो हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए थे, उसके बाद 14 अगस्त 1944 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। और इस जापान के समर्पण के बाद ही जो आज़ाद हिंद फौज थी, इसका समापन हो गया था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता का संबोधन कब किया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता का संबोधन कब किया? तो इसका सही उत्तर होगा 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु किस कारण हुई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु किस कारण हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 18 अगस्त 1945 को हवाई दुर्घटना में। यद्यपि नेताजी बोस के इस देहांत की तारीख पर अभी तक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। मित्रों, याद रखिएगा कि नेताजी बोस अदम्य क्रांतिकारी जीवन का अंत 17 अगस्त 1945 को सेगोन से जापान की यात्रा के दौरान 18 अगस्त 1945 को फारमोसा के हवाई दुर्घटना में हुआ। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जांच हेतु गठित आयोग कौन कौन से बने? यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद जो जांच आयोग गठित किए गए थे वो कौन कौन से थे? तो मित्रों, सबसे पहले जो जांच आयोग बना था ये था शहनवाज खान, सुरेश चंद्र बोस और मत्रेया आयोग जो 1956 में बना। और मित्रों, ये जो आयोग बना था ये पंडित नेहरू की सरकार के समय बनाया गया था। दूसरे आयोग की बात करें तो जीडी खोसला आयोग जो 1970 से 1974 तक रहा। और मित्रों, यह आयोग इंदिरा गांधी के समय बना। और मित्रों, यानी नेताजी की मृत्यु से संबंधित जो अंतिम आयोग बना था मनोज कुमार मुखर्जी आयोग जो 1999 में बना। और यह अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बना था। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।